हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अबूजर ऑनलाइन क्लासेस। अबूजर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है कि आपने इस प्लेटफॉर्म में भरोसा किया और आप जुड़े। तो चलिए भाइयों, इस क्लास को शुरू करते हैं। हम जो है कि इस क्लास को शुरू करने से पहले हम ये बता रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ जो पार्ट 3 होने वाला है। क्या होने वाला है? आज पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए भाइयों, यहाँ से हमारा क्लास आज शुरू होने वाला है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार होता है, दृढ़ आकार होता है या रिगिड होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ठोस पदार्थ क्यों क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। हाथों में दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस के कारण यह स्पंज छिद्रों में हवा भरी जाती है। हवा बाहर निकल जाता है। तो ये सुनकर आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि आज आपका भाई एक बेहतरीन क्लास कराने वाला है, जो आप पार्ट बाय पार्ट देख रहे हैं। तो द्रव अवस्था, आप फिर द्रव अवस्था को देखेंगे हम। द्रव तरल होते हैं। द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव तरल होते हैं और इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार होते हैं। द्रव निश्चित आयतन होता है। द्रव का क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। द्रव बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव का बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित करता है, और द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं तो गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती है, तो वह जलीय पौधे व जीव एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स पानी में घुले ऑक्सीजन के कारण ही सांस लेते हैं। हम जो पानी में घुल जाते हैं फिर भी सांस लेते हैं, किसके कारण? ऑक्सीजन और CO2 के कारण। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम। क्यों? कणों की गति द्रव में ज़्यादा होता है, ठोस कणों की गति कम होता है। ठोस में कणों की गति कम होता है, यानी ठोस में कणों की गति कम होता है और द्रव में कणों की गति अधिक होता है। तो गैस अवस्था आप पढ़ेंगे आज। फिर गैस अवस्था, गैस में बहाव होता है, गैस में संपीड़न अधिक होता है। गैस का कोई निश्चित सीमा नहीं होता, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। गैस के कारण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। तो गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस का जिस भी बर्तन में रख जाते हैं वह उन्हीं बर्तनों का आयतन घेर लेती है। गैस अवस्था का कण अनियमित रूप से तेजी से गति करती है। इसी कारण आपस में बर्तन दीवार से टकराते ही बर्तन दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस दबाव बनता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझाने का एक्टिंग ही अलग है। अगर नहीं समझे में आवे छून तो प्लीज़ हमारे इस कमेंट में जरूर बताइए भैया आज नहीं। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आप समझाएंगे, रुकिए। तो चलिए समझाते हैं। पानी पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। बर्फ जो होता है वो ठोस होता है, क्योंकि वो मथा मारती हो तो फटी थून। द्रव जो पानी होता है, जो वही बर्फ पानी में पिघल जाता है और वही पानी गैस में यानी वाष्प में पिघल जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। इसलिए पानी पदार्थ का 3 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस। और बर्फ जो रहता है ठोस रहता है, पानी जो रहता है द्रव रहता है, वाष्प जो रहता है गैस रहता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए, समय बहुत कम है और आज क्लास भी ज़्यादा लेना है। तो भाइयों, जो है कि गर्म करने पर बर्फ पानी
बर्फ पानी में परिवर्तन हो जाता है, पानी वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ का भौतिक गुण अवस्था दो तरीके से परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थर्मामीटर, ताप में परिवर्तन के लिए हम थर्मामीटर लेते हैं। ये थर्मामीटर का जो ये है, यहाँ पे नीचे में आग लगा दिए चूल्हे में, मान के चलिए ये चूल्हा है, बर्नर है लेकिन चूल्हा ही मान लीजिए, आपको घर में भी चूल्हा होगा। अगर ऊपर में हंडी रख देंगे तो थर्मामीटर है यहाँ पे, अगर हंडी रख देंगे तो नीचे से आग क्या होगा, पानी सूखेगा, वाष्प में बदलेगा। अगर इसमें बर्फ रहेगा तो ये क्या होगा, पिघलेगा, पिघल करके फिर वाष्प में परिवर्तन होगा। समझे ना? तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अपने भाइयों को बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाने वाले हैं। जो है कि गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर वायुमंडल दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, इसका यह गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 के होता है और सुविधा के लिए इसे 0 सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं, 273 के लेते हैं सुविधा के लिए। समझे? जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं होता, लगातार उष्मा प्रदान करने के लिए बावजूद क्योंकि संगलन गुप्त उष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देता। समझे? तापमान को बढ़ने नहीं देता। और ये क्लास बहुत बेहतरीन है, क्लास करते रहिए। संगलन गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? तो चलिए, वायुमंडल के दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर दरों में बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे संगलन गुप्त कहते हैं। 0 सेल्सियस बर्फ कणों की तुलना 0 सेल्सियस पर पानी कणों की अधिक ऊर्जा होती है। अर्थात क्लास बहुत लंबा होने वाला है भाइयों। जो है कि क्वथनांक किसे कहते हैं? वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगते हैं, इस क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण जल का क्वथनांक 273 के 100 सेल्सियस प्लस 273 373 के होता है। वाष्पीकरण के गुप्त तो उष्मा वायुमंडल दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जिस उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीय गुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पीय गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीय गुप्त उष्मा कहते हैं। तो जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान वृद्धि नहीं होता, तापमान 0 सेल्सियस में ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो आज का क्लास यहीं तक भाइयों, अगला वीडियो कल मिलेगा और पार्ट 4 के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। पार्ट 4 के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए।